उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जारी। देहरादून पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व देने को लेकर भी लगाई जा रही है अटकल। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे सीएम धामी। परमार्थ निकेतन में की पूजा अर्चना। आचार्य स्वामी चिदानंद सरस्वती भी रहे मौजूद। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 की हुई शुरुआत। सीएम धामी ने 50 से ज्यादा देशों से आए योग प्रेमियों का सीएम धामी ने किया स्वागत। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का हुआ समापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए विजेताओं को किया सम्मानित। वन विभाग के अंतर्गत चल रही कैंपा परियोजना में धांधली का मामला। परियोजना के बजट से अधिकारियों के पर्सनल काम किए जाने की सूचना जांच जारी। देहरादून में सहकारिता चुनाव को लेकर बोले बीजेपी विधायक विनोद चमोली। कहा, चुनावों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, सभी को समझा बुझा लिया जाएगा। देहरादून में बढ़ते साइबर अपराधों पर पुलिस अलर्ट। सीओ राहुल मिश्रा ने दी साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी। कहा, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर 28 करोड़ रुपए बचाए। नैनीताल जिले में बीजेपी ने की जिला अध्यक्ष की घोषणा। प्रताप बिष्ट को एक बार फिर बनाया गया नैनीताल का नया जिला अध्यक्ष। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा नगर निगम। नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर हुआ कार्यशाला का आयोजन। और हल्द्वानी में बदमाशों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े युवक के सिर में मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। चलिए उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत देहरादून से कर रहे हैं, जहां पर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जारी हैं। ऐसे में देहरादून पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। दुष्यंत गौतम के उत्तराखंड प्रवास के साथ ये विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्व देने को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो बड़ी खबर और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में दुष्यंत गौतम का ये देहरादून का दौरा काफी मायने में बहुत ही अहम है। उत्तराखंड बीजेपी के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में गौतम का दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इन दिनों उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं ने सर्दी में भी राजनीति का माहौल गर्म कर दिया है। और चलिए आपको बता दें, उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम आज देहरादून आ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश बीजेपी कार्यालय ने ये बताया है कि प्रदेश प्रभारी आज ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की में 3 महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। और इसी के साथ इस उत्तराखंड की राजनीति में अब सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। आपको बता दें, यहाँ पर विपक्षी दल कांग्रेस भी राज्य के राजनीति घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में देखने वाली बात है कि कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं जो हैं वो कितनी तेज और कितनी सही है। उत्तराखंड के राजनीतिक हलकों में इन दिनों उत्तराखंड कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। अब बीजेपी के एक बड़े नेता ने नाम न बताने के शर्त पर, आपको बता दें, उन्होंने जानकारी शेयर की है और उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के 3 मंत्रियों पर फेरबदल की आशंका है। आपको बता दें, बड़ी खबर, जहां पर कैबिनेट में फेरबदल की आशंका जो है वो तेज हो गई है और इसी को लेकर दुष्यंत गौतम का उत्तराखंड प्रवास काफी मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो बता दें आपको, देहरादून में उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो है वो कई दिनों से चल रही हैं। अब ऐसे में आज बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में गंगा आरती पर पूजा अर्चना की। उन्होंने मां गंगा से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। सीएम ने इस दौरान परमार्थ निकेतन की तरफ से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने 50 से ज्यादा देशों और भारत के अलग अलग राज्यों से आए लोग प्रेमियों का स्वागत किया है। और देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूजा में सीएम शामिल हुए हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी, और इसी के साथ भजन और कीर्तन का भी आनंद लेते नजर आए। आयुष की भूमि, अध्यात्म की भूमि और देवभूमि और मां गंगा की भूमि पर आप सबके इस योग कैपिटल ऋषिकेश आने पर मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं आप सबका यहाँ पर वेलकम करता हूँ। वेलकम ऑफ ऑल। स्वागत करता हूँ। और ये मां गंगा का स्थान, इसके जस्ट बगल में अभी नरेंद्र नगर है। यहाँ पर बहुत बड़ा G20 की समिट हुई थी और पूरी दुनिया से अनेक डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे थे और एक शानदार अनुभव इस देवभूमि का, मां गंगा का यहां से लेकर गए। अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, वो भी मां गंगा के उद्गम स्थल, जिसको मां गंगा का मायका कहते हैं, मां गंगा का जो मायका है, हर्षिल, क्या बोलते हैं स्वामी जी उसको? नहीं, हर्षिल तो नाम है, मायके को क्या बोलते हैं? मदर्स होम ऑफ मां गंगा। और उन्होंने वहां से पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को एक आह्वान किया है कि आप देवभूमि उत्तराखंड आइए। ये केवल योग के लिए ही नहीं, केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, टूरिज्म के लिए ही नहीं, ये केवल अध्यात्म के लिए नहीं, ये एक बहुत अच्छे शुभ कार्य के लिए भी दुनिया के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन है, वेडिंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए भी लोगों को आमंत्रित किया है। बड़े बड़े जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, उनके बड़े बड़े सेमिनार, उनके बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए भी देश दुनिया को उन्होंने इन्विटेशन दिया है यहाँ से, इसी मां गंगा की भूमि से। और इसके साथ साथ हमारे पूज्य स्वामी जी जो काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों का यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन किया है, मां हमारी पूज्य साध्वी भगवती जी ने किया है, इनके पूरी टीम ने किया है यहाँ पर। उसी प्रकार देश के जितने हमारे संत जन हैं, साधु हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, योगाचार्य हैं, उन सबका भी आह्वान किया है कि वह भी आए और इस देवभूमि में लोगों के इस सब के प्रेरणा के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके स्किल के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, वो कार्यक्रम यहाँ देवभूमि में कर सकते हैं। मैंने तो अभी
जया किशोरी जी से भी निवेदन किया कि वैसे तो पूज्य स्वामी जी बता रहे थे, वो बता रहे थे यहाँ तो आती रहती है, लेकिन आपके भी अन्य जगह पर भी हमारे यहाँ कार्यक्रम लोग अगर आके आए तो यहाँ पर हो सकते हैं। ऐसे अनेक कार्यक्रम में बोलूँगा तो बहुत लंबा बोल सकता हूँ मैं, काफ़ी सारे विषय हैं। और इस बार हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में देवभूमि उत्तराखंड में जो दुनिया के देशों में विंटर टूरिज्म होता है, उस विंटर टूरिज्म की भी यहाँ शुरुआत की है और उसके बहुत सारे रीजन हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा बोलते हैं और हमने इस बार शुरुआत की है तो पूरे देश के अंदर जब विंटर के समय में सन कहीं दिखाई नहीं देते, कहीं उनके दर्शन नहीं होते हैं, उस समय इस माँ गंगा की भूमि में, योग की भूमि में, आयुष की भूमि में, इस पर्वतों की भूमि में, ग्लेशियर की भूमि में और इस देवभूमि में पूरे 12 महीने भगवान सूर्य अपने दर्शन देते हैं। और शानदार, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, धाम तापो पर्यटन। धाम माने धूप और पर्यटन माने टूरिज्म। सनशाइन टूरिज्म। तो ये बहुत विशेषताओं से ली हुई भूमि है। आप सब पूरी दुनिया से आए हैं। मैं तो आप सब से ये कहूंगा कि जरूर यू कम अगेन एंड अगेन एंड विजिट उत्तराखंड, जहां आपको माँ होली गंगा दिखेंगी, यमुना जी दिखेंगी, शारदा जी दिखेंगी, काली जी दिखेंगी, जहां हमारे 4 धाम हैं। 4 धामों के अतिरिक्त मानसखंड है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है। ऐसे इतने डेस्टिनेशन, इतने देवों के स्थान कि आप जहां जाएंगे आपको एक नया डेस्टिनेशन मिलेगा। फिल्म शूटिंग के लिए ये देवभूमि दुनिया का सबसे सुंदर स्थान है। इसको दुनिया के जो सबसे सुंदर देश में, क्योंकि इतने सारे देशों के लोग आए हैं, स्वामी जी अगर मैं किसी एक देश का नाम लूंगा तो दूसरे देश वाले बुरा मान जाएंगे, इसलिए भी किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। दुनिया के जितने ब्यूटीफुल कंट्री हैं उनमें से एक सबसे ब्यूटीफुल देशों का एक राज्य, एक स्थान, वो मेरा देवभूमि उत्तराखंड है। तो मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं कि अभी हमारी 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। बस 4 धाम यात्रा की हमारी तैयारी है। 4 धाम यात्रा में आप सब जरूर पधारें, पुण्य के भागी बने और मां गंगा के इसी पावन तट पर, ये ऋषिकेश, ये स्थान हमारा हरिद्वार, देवप्रयाग तक का स्थान है, जो हमारा कुंभ का क्षेत्र है। इसमें 2027 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से कुंभ का आयोजन होगा। मैं उसका भी आप सबको इन्विटेशन देता हूँ प्लीज। और 2026 में पूरे राज्य का हमारा एक शानदार आयोजन जो हर 12 सालों में होता है, 11 सालों 12 सालों में, मां गंगा राज्यात यात्रा है। वो भी बहुत विचित्र है। उस मां गंगा राज्यात की आप सबको मैं अभी से निमंत्रण करता हूं कि आप सब जरूर पधारें। एक बार फिर से, चूंकि मां गंगा की आरती की हम सबको प्रतीक्षा है, मैं मां गंगा से प्रार्थना करूंगा आप सबके जीवन में कल्याण करें, आप सबके जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करें, जीवन में हर प्रकार से आपके मंगल हो। आप जो हमारे इस भूमि की
वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भावना पूरे विश्व के अंदर फैले। जैसे पूज्य स्वामी जी वो कहते अयम निजम फलवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। छोटा है, बड़ा है, तेरा है, मेरा है, इस प्रकार की भावना में रखते हुए हम सब अपने मन में, अपने चित्त में ये भावना लेकर यहाँ से जाएंगे। एक बार फिर से मैं पूज्य स्वामी जी को, पूज्य भगवती जी को, पूरे साधकों को, जया जी का, हमारे गुरु जी का, सबका मैं एक बार फिर से यहाँ पर बहुत स्वागत करते हुए, आप सबका वेलकम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय माता दी। Just to take one quick moment before we all rise for the sacred Aarti, we will get a full translation of this. We'll get. So, the Honorable Chief Minister spoke so profusely and so proudly about all of the glories of this sacred land of Uttarakhand. और उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया है। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी, रंगोली, चित्रकला और फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। वसंतोत्सव 2025 में इस बार की चल वैजयंती ट्रॉफी IIT रुड़की को मिली। इसी के साथ जो पिछले साल ONGC के पास थी, इस साल 15 कैटेगरियों के लिए 165 पुरस्कार बांटे गए। कार्यक्रम में 2.7 लाख लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे वसंतोत्सव जन जन का उत्सव बन गया। राज्यपाल ने इस महोत्सव में तकनीकी और नवाचार के इस्तेमाल की सराहना की और कहा कि पुष्प उद्योग से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी किसानों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को सराहा और महोत्सव के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है। इस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है। पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए। 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग मांग कर रहे थे कि इसको और बढ़ाया जाए। मैंने माननीय राज्यपाल से निवेदन किया और मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए उन्होंने इसे अगली बार से 4 दिन कर दिया है। और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग ने प्रदर्शित किया कि हमारा विभाग इस दिशा में कितना अच्छा काम कर रहा है और आने वाले समय में फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ की आर्थिकी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज के इस कार्यक्रम से ये भी सिद्ध हो गया है और मैं इस कार्यक्रम के सफलता के लिए अभी विभाग के सभी अधिकारियों का, हमारे सेक्रेटरी का, DG का, हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का और जितने भी हमारे और अन्य अधिकारी हैं जिन्होंने दिन रात लगकर इसको सफल बनाया, क्योंकि महामहिम ने बार बार अपने उद्बोधन में इसका उल्लेख किया है। वहीं उत्तराखंड में वन महकमे के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब जांच शुरू हो चुकी है। मामला वन विभाग के अंतर्गत कैंपा परियोजना के बजट के दुरुपयोग का है, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बजट को आईफोन खरीदने और घर के कामों में लगाया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। 13 IFS अधिकारियों को नोटिस भेजे गए हैं। वन मंत्री ने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। तो बता दें आपको 13 IFS अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है और यहां पर लापरवाही से परेशान अधिकारी दिख रहे हैं आपको। अधिकारियों पर बजट को आईफोन खरीदने और घर के कामों में लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है। इस मामले की जांच पड़ताल अभी चल रही है, जिसमें 13 IFS अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है। वन मंत्री ने मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के
निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें, यहाँ पर अधिकारियों पर बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में वन महकमे के भीतर उथल पुथल नजर आ रही है, जहां पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते जांच शुरू हो गई है। मामला वन विभाग के अंतर्गत कैंपा परियोजना के बजट के दुरुपयोग का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कैंपा परियोजना के बजट को निजी कामों में अधिकारियों ने उपयोग किया है। 2 आईफोन है, 2 मोबाइल खरीदे हैं और ख्याल से 1 आध लैपटॉप भी है, लेकिन क्योंकि उसका परीक्षण करा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सीधी जाके पूरी रिपोर्ट लेने के बाद से हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे चर्चा भी की और उसका परीक्षण करने के बाद ये पाया कि उसमें जो 4-5 तरह की जो अनियमितता बताई गई हैं, उसमें एक तो ये है कि नर्सरी का निर्माण कर दिया कैंपा के पैसे से। अब उसका ही परीक्षण करा रहे हैं कि क्या नर्सरी का निर्माण गाइडलाइन में है कि नहीं है। दूसरा, कुछ अधिकारियों ने अपने भवनों की रिपेयर कर दी, तो DFO रेजिडेंस की भी रिपेयर हुई है। तो ये तीसरा, कुछ फर्नीचर, फ्रिज, टीवी ये भी परचेज किए गए हैं। और चौथा जो बताया कि कुछ जगह 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप वगैरह भी लिया गया। तो इस सब पे करीबन 12-13 DFO को नोटिस इशू करने के आदेश हो गए, उनको नोटिस जा रहे हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। और चलिए इसी के साथ देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर HC ने सहकारिता चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सहकारिता चुनाव कराने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। सहकारिता चुनाव से जुड़ा मामला कोर्ट में तय हुआ है। मामले को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनावों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, सभी को समझा बुझा लिया जाएगा। तो बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट ने सहकारिता चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में सहकारिता चुनाव से जुड़ा मामला कोर्ट में तय हुआ है। मामले को लेकर अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली बोल रहे हैं कि चुनाव में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है और इस पूरे मामले पर सभी को समझा बुझा लिया जाएगा। तो आश्वासन देते यहां पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली नजर आ रहे हैं। ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन द डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं न कहीं क्लैश होते हैं। तो वहां पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे। तो जब स्थितियां चुनाव की आ जाएंगी, उसके बाद सबको समझा बुझाकर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा। और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक कस्मकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो, सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज को, MLA के हो, MPs के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी। तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीजों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है। तो मैं समझता हूँ तब तक ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी हम चुनाव की बात करते हैं, एक और बड़ी खबर देहरादून से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बढ़ते साइबर अपराधों पर अब पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। बता दें आपको कि साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। वहीं सीओ ने साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी भी दी है। पिछले साल 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गए इस मामले में। वहीं तुरंत कार्रवाई के चलते 28 करोड़ रुपए बचे। आपको बता दें, यहां पर साइबर अपराध का जो मामला है उसको लेकर अब पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ऐसे में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इसी को लेकर सीओ ने जानकारी दी है। साइबर क्राइम से बचाव की जानकारी उन्होंने साझा की और उन्होंने बताया कि पिछले साल 100 से ज्यादा FIR इस साइबर अपराध मामले पर दर्ज की गई थी और तुरंत कार्रवाई के चलते 28 करोड़ रुपए की बचत हुई है। 28 करोड़ रुपए को बचाया गया है। केसेस जो हैं वो भी तामील। जो आपके दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत अहम सवाल किया कि साइबर क्राइम में जो सबसे अहम होता है वो जागरूकता होती है, जिसमें लगातार पुलिस जो है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पोर्टल्स के, अलग अलग पेजेस के माध्यम से अवेयरनेस कर रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, साइबर क्राइम हर 6 महीने में नए नए प्रकार के अपराध सामने आते हैं, नए नए प्रकार से वो लोग इनोवेट करते हैं।
तो पिछले साल जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाना देहरादून हो गया और साइबर थाना हमारा रुद्रपुर हो गया, 2 थाने जो हैं साइबर के, उसमें हमारे यहाँ लगभग 100 से लेके 120 FIR दर्ज हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 20 लाख के ऊपर के जितने प्रकरण होते हैं उनकी FIR हमारे यहाँ रजिस्टर होती है। और जो हमें कंप्लेंट्स प्राप्त हुई, जिसमें भारत सरकार का जो हेल्पलाइन है 1930, तो उस पर हमने लगभग उत्तराखंड के लगभग 28 करोड़ रुपए हमने यहाँ के नागरिकों के बचाए हैं। तो उसमें साथ में हमने अरेस्टिंग और कई लोगों को लीगल जो नोटिसेस जो हैं वो भी तामील कराई। तो उसमें लगभग 110 से 120 लोग हैं जो अपराधी थे, जिनके खिलाफ हमने वैधानिक कार्रवाई अमल में लाए। तो गिरफ्तारी और नोटिस जो है लगभग 110 से 120 हैं। मनी सेव जो है लगभग 28 करोड़ रुपए हैं और FIR जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे यहाँ लगभग 120 के आसपास जो हमारे मुकदमे हैं जो है हमारे दोनों। वहीं अब बात नैनीताल जिले की कर रहे हैं, जहां पर नैनीताल जिले में बीजेपी ने जिला अध्यक्ष की घोषणा करते हुए एक बार फिर से प्रताप बिष्ट को नैनीताल जिले का नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। प्रताप बिष्ट अब जिला अध्यक्ष के रूप में अपनी दूसरी पारी खेलेंगे। आज पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रभारी ने प्रताप बिष्ट के नाम की घोषणा की है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। ऐसे में इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए थे। इस दौरान नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाए ताकि वे आसानी से अपनी राय दे सकें। जो भारत सरकार द्वारा एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, विच इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, उसी की प्रक्रिया के दृष्टिगत इस बार विशेष प्रयास किए गए हैं कि देहरादून शहर की स्वच्छता रैंकिंग इम्प्रूव हो और उस पर जो विभिन्न मानक दिए गए हैं, स्वच्छता रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने जो पिछली बार हमारी कमियां रह गई थी उनको ध्यान देते हुए, उन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग इस बार इम्प्रूव हो। विभिन्न वार्ड्स में कुछ वार्ड्स शीर्ष अधिकारियों को बांटते हुए हमने स्वच्छता पेट्रोलिंग शुरू कराई है और स्वच्छता पेट्रोलिंग के आधार पर विजिबल क्लीनलीनेस में काफ़ी सुधार लाया है। इसके अलावा जनता और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।